यह कहानी एक बूढ़ी अम्मा की है जो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाना चाहती थी। लेकिन उनका बेटा उनके साथ ऐसा अत्याचार किया उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। लेकिन फिर वह बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे को भी सबक सिखाया। तो दोस्तों, यह कहानी में बने रहिए और अगर कहानी अच्छी लगेगी तो शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्मला देवी जी गांव में ही रहा करती थी और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा ऑफिसर बनाना चाहती थी, क्योंकि उनके पति का भी सपना था। उनके पति का देहांत कुछ साल पहले ही हो जाता है, लेकिन उनका बेटा तो अभी शहर में पढ़ाई के लिए तुरंत ही गया हुआ था। अब पैसों की सारी व्यवस्था तो निर्मला देवी जी को ही करना था, लेकिन वह कहाँ से करती। वैसे तो घर में किसी चीज की भी कमी नहीं थी। घर भी बहुत अच्छा था, खेत खलिहान था, खाने पीने का कोई भी दिक्कत नहीं हुआ जब तक निर्मला देवी जी के पति थे। लेकिन निर्मला देवी जी के पति के जाने के बाद अब उनको खाने के लिए भी तरसना पड़ रहा था, क्योंकि खेत खलिहान तो ऐसे ही खाली पड़े हुए थे और बेटे को भी शहर पढ़ने भेज दिया गया था। अब तो पैसों की जरूरत पड़ गई थी। बेटा भी अभी पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहा है, इसलिए वो अपने बेटे को भी नहीं बताना चाहती है कि उनके पास पैसे की कमी है। बेटा भी बड़ा होकर ऑफिसर बन जाएगा तो फिर मेरे तो दुख हट ही जाएंगे। निर्मला देवी यही सोच रही थी और अपने जितने भी खेत खलिहान थे वो सारे बेचकर पैसों का बंदोबस्त कर लेती है और शहर पैसा भेज देती है। अब मात्र बस जमीन जायदाद के नाम पर एक घर रह गया था। घर तो बड़ा था, इसलिए निर्मला देवी जी घर में कुछ किराएदारों को लगा देती है और आधे घर में खुद रहने लगती है, क्योंकि निर्मला देवी जी तो बस एक ही थी और उनको कितना रहने के लिए जगह चाहिए था। और वैसे भी और घर तो खाली पड़े हुए थे, इसलिए वह किराए में लगा दी थी। इसी प्रकार से निर्मला जी का खर्चा पानी चल रहा था। बेटा शहर में पढ़ लिख कर बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है। 2-3 साल हो जाते हैं शहर में गए हुए, लेकिन आज तक न उनका बेटा का फोन आता है न वो खुद आता है मिलने। हाँ, बीच में निर्मला देवी जी का अगर मन कर देता है तो वो फोन पर बात कर लिया करती थी। अब बेटा को शहर में जॉब लग गया था। निर्मला जी बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो अपने बेटे से मिलना चाहती थी, लेकिन पता नहीं उनका बेटा हर बार टाल दिया करता था। गांव के तो अब जो निर्मला देवी जी के हम उम्र के लोग थे वो उनके चौखट पर आकर बैठा करती थी और बात करा करती थी। एक दिन तो एक उनकी गांव की ही औरत आई थी, मोहल्ले के लोगों के साथ बैठी हुई थी और बोल रही थी, निर्मला तुम्हारे तो अब ठाठ हो गए हैं, बेटा का जॉब लग गया है सुनने में आ रहा है और तुम मिठाइयाँ भी नहीं बांटी। इस पर निर्मला बोलती है, हाँ जी जॉब तो लग गया है, लेकिन पता नहीं कैसा लगा है, कहाँ लगा है और झूठ है कि सच है। मुझे तो दूसरे लोगों से पता चला है, मेरा बेटा खुद थोड़ी बताया है। उसका फोन तो जल्दी लगता ही नहीं है और जब बात करती हूँ तो बस बोलता है कि माँ व्यस्त हूँ, बाद में बात करूँगा, और मुझसे मिलने भी नहीं आया है। बहुत मन कर रहा है जीजी अपने बेटे से मिलने का, लेकिन पता नहीं कब मिल पाओगे। उस पर दूसरी महिला बोलती है, क्या निर्मला अपने बेटे से मिलने के लिए तुम्हें सोचना पड़ रहा है? अरे शहर मार कितना दूर है, चली जाओ शहर खुद, नहीं होगा तो गांव के किसी लड़के को ले जाओ साथ में, वही तुम्हें अपने तुम्हारे बेटे पास पहुंचा देगा। मेरे उल्लो, और जॉब की खुशी में मिठाई बांटना मत भूलना। निर्मला के आंखों में आंसू आ जाता है, जी मिठाई क्या है, रुकिए मैं अभी आप सभी को अपने हाथ के बने हुए बेसन के लड्डू बनाकर खिलाती हूँ, मेवे वाला, जो मेरे बेटे को बहुत पसंद है। मैं कल ही तो बनाई हूँ। मुझे भी बहुत मन कर रहा था अपने बेटे से मिलने का। मैं सोच रही थी कि जाऊंगी तो अपने बेटे से भी मिल लूंगी और उसे दे भी दूंगी, लेकिन कहाँ हो पा रहा है। लेकिन हाँ, आपने बहुत अच्छा रास्ता बताया है कि किसी लड़के के साथ चली जाओ। अगर कोई तैयार होता
तो अपने बेटे के साथ चली जाती मिलने और उसे लड्डू भी दे देती। और रुकी रुकी, आप लोग कभी मुंह मीठा करती हो। वह अंदर जाती है निर्मला और गले का एक छोटा सा गला उठाकर ले आती है। पहले के जमाने में गले में ही लड्डू मिठाइयाँ बनाकर रखा करते थे और ले आती है और पूरे गांव में बंटवा देती है। वहाँ पर दो छोटे छोटे लड़के थे, बच्चे थे, लगभग 15-14 साल के हो गए। उन दोनों को कहकर पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाती है। वैसे भी निर्मला के हाथ के बेसन के मेवे वाले लड्डू तो पूरे गांव में फेमस थे। सभी बहुत मन से एक के बदले 2-3 लेकर खा लिया कर किए। निर्मला बहुत खुश थी। अगले दिन ही वो अपने ही जो मोहल्ले की औरतें बैठी थी उनसे ही एक को कहकर अपने बेटे को साथ भेजने के लिए कही। वो अभी मान गई और निर्मला पैकिंग करना शुरू कर दी। जब तैयारियां शुरू कर रही थी तो उसके आंखों में आंसू खुशी के थे कि मैं आज 4 साल बाद अपने बेटे से मिलूंगा। वो बहुत खुशीपूर्वक सारे सामान को सिहार रही थी और लड्डू भी बहुत अच्छे से रख रही थी। गांव का ही लड़का संतोष था जो सुबह सुबह ही निर्मला के घर पर आवाज देता है, काकी काकी तैयार है शहर जाने के लिए? मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है, लगभग शाम के मुझे भी 4-5 बजे घर आ जाना होगा क्योंकि मुझे भी अगले दिन ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना है। चलिए। इस पर निर्मला बोलती है, हाँ बेटा मैं आ रहा हूँ। निर्मला फटाफट आकर दरवाजा खोलती है और संतोष बेटे को बैठाती है और उसे पानी उनी पिलाकर कुछ खिला देती है और दोनों शहर जाने के लिए तैयार होते हैं। निर्मला अपने छोटे से बैग में सारे कपड़े लाते सजा ली थी। उसे लग रहा था कि अब अपने बेटे के पास जा रही हूँ तो 2-3 दिन तो वहाँ पर साथ में बिता कर ही आओगी। और साथ में एक थैले में बहुत सारे बेसन के 20-25-30 लड्डू बांध ली थी क्योंकि उसे पता था मेरे बेटे मनु को बेसन के लड्डू बहुत ही पसंद है, वो तुरंत ही चट कर जाएगा। और वैसे भी वहाँ पर रहोगी तो और बनाकर ही आओगी, वहाँ तो कहीं ना कहीं रह ही रहा होगा। शहर जाने के लिए और शहर के लिए रवाना हो जाती है। उनके पास कुछ पैसे होते हैं जो किराएदार के रूप में महीने में तनख्वाह में मिलते हैं, वह भी रख लेती है और शहर चली जाती है। शहर जाने के बाद संतोष से पता पूछती है। संतोष बताता है कि काकी मुझे तो आपके बेटे मनु के बारे में कुछ भी पता नहीं है, आप उसे फ़ोन करिए। जब फ़ोन करती है निर्मला तो उसका बेटा नहीं उठाता है, लेकिन 2 से 3 बार फ़ोन करने के बाद फ़ोन उठाकर बोलता है, क्या माँ मैं बिजी हूँ, मुझे बाद में बात करना। इस पर निर्मला बोलती है, फ़ोन मत काटना बेटा, तुम कहाँ रहते हो उसके बारे में मुझे पता दे दो, मैं शहर आई हुई हूँ। इस पर मनु का तो होश ही उड़ जाता है। तुम कहता है तुम शहर आ गई माँ, बिना मुझसे पूछे शहर कैसे आ सकती हो? इस पर निर्मला बोलती है, बेटा तुम तो कभी फ़ोन करते नहीं हो, ना मिलने आते हो, ना मिलने के लिए बुलाते हो। मैं संतोष के साथ आई हुई हूँ, मुझे पता बता दो। इस पर मनु कुछ पता बता देता है। अब संतोष उस पते पर जब काकी को लेकर जाता है तो वहाँ पर तो वीरान जगह पड़ा हुआ था। संतोष बोलता है, काकी आपने सचमुच आपका बेटा यही पता बताया था? इस पर निर्मला बोलती है, हाँ बेटा देखो ना, रिकॉर्डिंग भी तो तुम किए हो, सुन लो। और सचमुच उसमें वही पता रहता है। लेख पर संतोष बोलता है, काकी आपका बेटा तो आपको भूल गया, वो आपको बिल्कुल भी अब अपने पास नहीं चाहता है भेंट मिलने के लिए, क्योंकि वह सचमुच बड़ा आदमी बन गया है। वह जान रहा है कि अम्मा तो मुझे कुछ मदद कर नहीं सकती है, और तो और मेरे पास रहकर मेरा ही पैसा ऐंठेगी, मेरे ही पैसे खर्च हो गए, इसलिए काकी वह आपको भूल गया है। इस पर निर्मला संतोष को एक चाटा जोरदार मार देती है, बोलती है, खबरदार मेरे बेटे के बारे में तुमने नाप शनाप बोला तो, अरे यही पता होगा, हो सकता है गलती से कुछ और बोल दिया होगा, पता नहीं। मैं फिर से फ़ोन करके पूछती हूँ। फ़ोन लगाने के बाद तो फ़ोन लगता ही नहीं है, क्योंकि जो मन्नू रहता है वो फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है और वो अपने दूसरे फ़ोन से, वहाँ पर माँ के लिए अलग फ़ोन एक रखा रहता था सिम, उसी को स्विच ऑफ बंद कर देता है और दूसरे कॉल से अपने फ्रेंड से बात करता है, अपने ऑफिस में काम में बिजी रहता है।
इधर संतोष अब काकी को लेकर चिंतित होने लगा। बोलने लगा, काकी मुझे भी अब तो शाम होने वाले हैं, दोपहर के 2 बज गए हैं, अब शाम होने में कितना समय लगेगा। अब हमें गांव चलना चाहिए। हम तो सोचे थे कि आपको पहुंचाकर हम गांव चले जाएंगे, लेकिन आपको इस प्रकार से ऐसे भी नहीं छोड़ सकते हैं। आप चलिए मेरे साथ। इस पर निर्मला बोलती है, नहीं बेटा, मैं अपने बेटे से मिले बिना कैसे जा सकता हूँ। फिर वहीं पर दोनों बैठकर कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद संतोष बहुत जिद करके निर्मला को गांव ले आता है। निर्मला गांव आकर अपने घर में खूब रोती है। अपने बेटे को बार बार फोन ट्राई करती है, लेकिन हो ही नहीं पाता है। अब तो रात हो जाते हैं। संतोष भी अपने काम से बाहर चला जाता है। दूसरे दिन जब गांव के लोग आते हैं तो निर्मला से पूछते हैं, तब बहन गई थी अपने बेटे से मिलने, सुनने में आ रहा है मुलाकात नहीं हुआ, तुम्हारा बेटा तुम्हें धोखा दे दिया। और इसीलिए तो कहा जाता है कि अपने बेटे को भी बाहर पढ़ने लिखने नहीं भेजा जाता है। बाहर आदमी पढ़ लिख कर बड़ा तो बन जाता है, लेकिन माँ बाप के लिए छोटा हो जाता है। माँ बाप को ही अपने जिंदगी से निकाल बाहर फेंक देता है। इस पर निर्मला बोलती है, नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, पर जरूर उसको कुछ मुसीबत आया होगा। निर्मला मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। तब सब बहनें लोग गांव की बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे का पता निकलवा कर तुम्हें देती हूँ, तुम जाकर मिल लेना। गांव के कुछ औरतें अपने बेटों से शहर में रह रहे मनु की पता लगवाता है और पता लगाकर उसके बाद 2-4 दिन के बाद निर्मला को दे देता है। निर्मला को जब उसके पते के बारे में पता चलता है तो वह गांव के ही कुछ औरतों के साथ शहर जाती है। शहर जाने के बाद जब उसे पते पर पहुंचती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। मनु अपने कुछ दोस्तों के साथ बहुत मजे से बैठा हुआ होता है और बातें कर रहा होता है। और जब निर्मला वहां पर पहुंचकर फोन करती है तो उसका फोन में कुछ रिएक्शन नहीं होता है। उस पर दोस्तों लोग से बात करता है मनु और बोलता है, जानते हो, मैं आज बहुत ही पैसे वाला हो गया हूँ, मेरी जिंदगी में अब कोई भी नहीं है, बस अच्छे से शादी ब्याह करके यहीं पर सेटल हो जाना चाहता हूँ। इस पर उनके दोस्त बोलते हैं, क्यों, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें यहाँ शहर में रहने के लिए इजाजत दे दिए है, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इस पर मनु बोलता है, मेरा इस तो दुनिया में कोई नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ, मुझे तो पढ़ाने लिखाने वाला भी इस दुनिया में नहीं है, मैं तो अपने बलबूते पर इतनी ही मुकाम हासिल किया है। यह सब निर्मला देवी सुन रही थी। उनके आंखों में आंसू आ रहे थे और उनके गांव मोहल्ले के सब निर्मला देवी को शांत करवा रहे थे। निर्मला देवी वहीं पर जो लाई थी लड्डू अपने बेटे के लिए एक स्टाफ से दिलवा देती है और वहां से चली जाती है और बोलती है, एक चिट्ठी भी लिख देती है जिसमें लिखा हुआ होता है, बेटा, तुम्हारी माँ आज हरदम के लिए मर गई, तुम अनाथ नहीं थे, लेकिन आज सचमुच तुम्हारी बातों ने तुम्हें अनाथ कर दिया है। अब कभी भी मेरे पास आने की कभी कोशिश भी मत करना। और निर्मला देवी वहां से चली जाती है। निर्मला देवी की गांव के औरतें उन्हें बहुत शांत करवाती है, चुप कराती है। निर्मला देवी अपने गांव में आकर फिर से खुशीपूर्वक रहने के लिए बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन रह नहीं पाती है। उसके बेटे मन्नू की हर बातें उसको कसोटती है कि उसके मैं बाप के चले जाने के बाद मैंने ही पढ़ा लिखा कर इतना मुकाम हासिल करवाया, फिर भी वह अपने आप को अनाथ बोलता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं अपने बलबूते पर इस मुकाम पर आया हूँ, ऐसे कैसे कर सकता है। अब तो निर्मला देवी ने अब कभी भी कोशिश ही नहीं कर पा रही थी उठने के लिए, लेकिन गांव की औरतें ने उन्हें बहुत ही प्रोत्साहन दिया। वैसे भी निर्मला देवी बहुत ही अच्छे बेसन के मेवे वाले लड्डू बनाती थी, इसलिए गांव के मोहल्ले की औरतें कही कि तुम मुकाम हासिल करो, तुम अपने बेटे से भी बहुत ऊंचे पद पर चली जाओ, तब तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास जरूर आएगा और तब तुम उसे अपनी औकात दिखा देना। निर्मला देवी भी ऐसा ही की। वो मेवे वाला लड्डू बेसन का बनाना शुरू कर दी। शुरू में तो उतना पैसा नहीं था, इसलिए गांव वाले के ही लोग ही सिर्फ खरीद कर खाते थे और धीरे धीरे उनके पास पैसे आने लगे, जिससे वह गांव में ही बहुत बड़ा दुकान खरीद ली और उसी को चलाने लगी। देखते देखते उसके पास और भी शहर के लोग भी उसके मेवे वाले बेसन के लड्डू का नाम होने लगा, जिससे उसका कारोबार बढ़ते गया और सरकार के द्वारा भी निर्मला देवी को पैसा मिला और सरपरा
प्राइज भी मिला, क्योंकि निर्मला देवी ऐसा काम ही कर रही थी इस उम्र में। इसलिए सरकार के द्वारा उन्हें वृद्धा पेंशन के पैसे तो मिलने स्टार्ट हो ही गए थे और काम के लिए भी सरकार उन्हें पैसा दिया। उन्हें प्रोत्साहन के लिए सम्मानित भी किया गया, क्योंकि वह आज के मुकाम में एक नाम और गौरव हासिल करवाने वाली औरत शामिल हुई। क्योंकि इस उम्र में सभी लोग अपने बेटे बहू के बलबूते पर जीते हैं, लेकिन निर्मला देवी हार नहीं मानी और अपना खुद का नाम शुरू की। और तो और गांव और शहरों के बुजुर्ग महिलाओं और वृद्ध औरतों को भी उन्होंने काम में शामिल किया, जिसकी वजह से निर्मला देवी का मिठाई का भंडार बहुत ही बड़ा ऊंचा कारखाने के रूप में ले लिया और चारों तरफ चर्चाएं होने लगी। यह बात तो अब उसके बेटे मन्नू को भी पता चला। उस दिन तो जब वह मन्नू को टिफिन मिला था, वह तो एक भी लड्डू नहीं चखा था और उस चिट्ठी को भी नहीं पढ़ा था, साइड में रख दिया था। लेकिन जब आज इस नाम को सुना तो वह चिट्ठी को पढ़ा। वह समझ गया थी कि माँ तो उस दिन सुन ली थी और वह लड्डू तो ऐसे ही गरीबों में उसी समय बिक दिया था। स्टाफ लोग खाकर बहुत नाम किए थे। मन्नू को तो वह लड्डू बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वह पैसा कमाने लगा था। लेकिन जब आज वही लड्डू फिर किसी स्टाफ के द्वारा, किसी क्लाइंट के द्वारा जब उसके हाथों में मिला तो वह खाया तो माँ का ही स्वाद लगा। तब उससे पता चला कि माँ तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गई है। अब वह माँ के पास जाना चाहता था, क्योंकि वह जितना पैसा कमाता था उससे दुगना चगुना तो उसकी माँ कमा रही थी। अब वह माँ के पास, लेकिन किस मुंह से जाए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी वह जाना तो चाह रहा था। वह माँ के पास गाँव चला गया। निर्मला देवी के पास जाने के लिए उसे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब सिक्योरिटी गार्ड भी निर्मला देवी की सेवा पानी में लगे हुए थे, जिसकी वजह से वह मनु निर्मला देवी के पास तो चला गया। निर्मला देवी मनु को देखकर आंखें फेर ली। इस पर मनु बोला, माँ मैं आपको मनु हूँ छोटा सा, मुझे माफ कर दो माँ, और आप तो मुझसे मिली भी नहीं और आप कैसे समझ गई कि मैं आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। निर्मला देवी बोली कि सब मैं सुन ली थी तुम्हारे दोस्त लोग के साथ बैठे हुए। तुम तो अनाथ हो गए थे, इसलिए मैंने तुम्हें सचमुच अनाथ कर दिया। आज से मेरा कोई भी उस समय से बेटा नहीं है, मेरा बेटा मर गया है। वैसे भी सब गांव वाले कहते थे कि तुम्हारा बेटा तुम्हें भूल गया है, इसलिए तो फोन नहीं करता है, ना मिलने आता है, ना मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन मैं गाँव वालों के बातों पर विश्वास भी नहीं की। एक तो एक संतोष मुझे शहर लेकर गया था, लेकिन तुम गलत पता दे दिए। वह भी मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने उसे उसी समय चटाल मारा था। मुझे बहुत गलती हो गई थी। वो चाटा तो तुम्हें पढ़ना चाहिए था। मुझे सब गांव वाले, सब मोहल्ले वाले सब समझाते रह गए कि आपका बेटा बदल गया है, लेकिन मैं विश्वास नहीं की। मेरी आंखें जब उस दिन खुली जब तुम्हारा पता किसी प्रकार से लगाकर मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे ऑफिस गई थी और तुम दोस्त लोगों के साथ वहां पर गप्पे मार रहे थे और मेरे बारे में ऐसे कह रहे थे कि मैं अनाथ हूँ, तुम्हारे माँ बाप भी नहीं है, तुम्हें लाज शर्म नहीं आता है कि जिस माँ ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया तुम उसी को मरा हुआ घोषित कर दिए हो। जाओ यहाँ से, कोई भी मेरा बेटा नहीं है। मनु बहुत गलती का माफ़ी मांगा, बहुत पंचायत किया। मनु मन ही मन सोच रहा था कि अगर माँ माफ़ कर देगी तो मैं अपना बिजनेस छोड़कर माँ के ही कामों में लग जाऊँगा, क्योंकि माँ के कामों में तो बहुत ही तरक्की है और बैठे बैठे पैसा कमाना है। ऑफिस में तो दिन रात बैठना पड़ता है, यहाँ पर तो बस पैसा का हिसाब करना है। माँ भी समझ गई थी निर्मला देवी कि अब मनु पैसों के लालच में आया है, इसलिए उसी समय निर्मला देवी बोली, ठीक है मनु, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ, 1 मिनट रुकना। और वहीं पर वह मोहल्ले के जो संतोष था, जो वही उसकी माँ ही उसके कामों में बहुत मदद की थी, इसलिए वह सब प्लानिंग करके बैठी हुई थी कि जब मेरा बेटा आएगा तो इस प्रकार से बातें किया जाएगा। वह संतोष को बुलाती है और वकील को बुलाती है और झूठ मूठ का कागज दिखलाती है, बोलती है कि देखो मनु, जितना भी कारोबार काम है, घर द्वार है, सब मैं संतोष के नाम पर करती हूँ। अब बताओ, तुम मुझे मेरे अपने साथ रखने के लिए तैयार हो तो मैं चलती हूँ, नहीं तो मैं संतोष के साथ ही रह लूँगा। अब मन्नू का तो पारा 7वें आसमान था, क्योंकि वह जो सोचा था वह सोच कर आया था, वह तो उसका पूरा हो ही नहीं पाया। जितने भी धन दौलत थे, कारोबार थे, जमीन जायदाद थे, सब तो संतोष को मिल गया था। मन्नू के हाथ में तो कुछ भी नहीं लगा था। मन्नू फिर भी अभी क्या बोलता, इसलिए बोल दिया कि ठीक है माँ, तुम मेरे साथ ही चलो, मुझे माफ कर दी, यही काफी है। अगले दिन ही निर्मला अपने सारा सामान पैक करके मन्नू के साथ जाती है, लेकिन मन्नू यह क्या, बस स्टैंड पे ही निर्मला देवी को छोड़कर चला जाता है, भाग जाता है और बोलता है बस स्टैंड पर ही, माँ तुम जितना धन जिसको दी हो उसी के साथ रहो, तुम्हारा बेटा वैसे भी उसी दिन मर गया था तो मरा ही हुआ, सोचो।
निर्मला तो देवी यह सब जानती ही थी, इसलिए गांव वाले भी वहां पर इकट्ठा थे। वह सब जानते थे कि निर्मला देवी का बेटा आसान फरोशी है, वह जरूर भाग जाएगा या धोखा देगा। इसलिए गांव वाले वहां आ गए और निर्मला देवी के बेटों को मारने लगे। निर्मला देवी के बेटा कुछ समझ भी नहीं पाया। निर्मला भी आई और एक से दो चमेटा मारी और बोली कि सचमुच तुम मर गए हो, यह सब तो मेरा सब किया हुआ ड्रामा था, यह सब मैं तुम्हें जान देखना चाह रहा था, परखना चाह रही थी, लेकिन तुम मेरे परीक्षा में फेल हो गए हो। तुम ही बताओ, कोई भी माँ अगर जिसका बेटा अच्छा होगा किसी और को धन दौलत देगी नहीं, लेकिन तुम तो सचमुच एहसान फराब हो। सचमुच अब से तुम मेरे बेटा नहीं हो और जितना भी धन दौलत था सब मैं अब गाँव वालों के नाम पर करती हूँ। यह तो संतोष सिर्फ एक मेहरबान था, वह तो खूब इतना बड़ा कारोबार का बिजनेस चलाता है, वह मेरे पैसों पर क्यों पलेगा। वह सब तो ड्रामा था। और फिर निर्मला देवी वकील को बताकर वह सारा कारोबार वृद्धाश्रम के नाम पर करवा देती है और खुद भी वृद्धाश्रम में ही रहने लगती है। गांव में जो उसका घर हवेली जैसा बड़ा था उसको निर्मला वृद्धाश्रम के नाम से जाना जाने लगता है और वहीं पर रहने लगती है और वृद्धा महिलाओं को, बुजुर्गों को, सभी को मिठाइयाँ बनाने का कला सिखाती है और सबको जो जो हुनर रहता है उसमें प्रोत्साहन करके आगे बढ़ाने में मदद करती है। निर्मला का नाम बहुत ऊंचे पद तक जाता है, लेकिन इधर मनु अपने बिजनेस में ही खोया खोया रहता है। मनु को अब ध्यान भी बिजनेस में अपना नहीं लगता है, जिससे उसे ऑफिस से भी रिजाइन करना पड़ता है, ऑफिस से भी निकाल दिया जाता है। वह अब दर बदर भटकते भटकते फिर से क्या करे क्या नहीं करे इसमें ही परेशान रहने लगता है। वह अब उसकी जीवन गरीबी में बीतने लगती है, लेकिन अब वह माँ के पास भी नहीं जा सकता है, किस मुंह से जाएगा। और वैसे भी अब तो निर्मला देवी का भगवान के प्यारी होने वाली है, उनकी तबीयत भी खराब होने वाली है और सारा बिजनेस कारोबार तो अब वृद्धाश्रम के नाम वालों को कर दी है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी अगर सचमुच दिल को भा गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।